शाम के नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। आज की सबसे बड़ी खबर यही है, वो खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो नैब क़वानीन की तरामीमी बिल का केस था उसमें उन्होंने उसको कल अदम करार दे दिया है। और जो पिछली हुकूमत यानी 16 माह की इत्तेहादी हुकूमत ने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 दफ़ा इस नैब क़वानीन में तरामीम की थी, वो कि सब के सब कल अदम करार हो गई हैं। और अब ये दोबारा से जो पुराना नैब का कानून था वो दोबारा से बहाल हो गया, जिसके तहत और इस फैसले के बाद 700 अरब रुपए के 1809 मुबैना करप्शन केसेस और इंक्वायरीज दोबारा से खुल गई हैं। 450 के करीब साबिक अरकान पार्लियामेंट, हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान उसके अलावा हैं, कुछ कारोबारी शख्सियात भी हैं। लेकिन दिलचस्प चीज़ यह है कि जिसमें तकरीबन जो है वो 460 पार्लियामेंटेरियन, 260 मुख्तलिफ शख्सियात, 456 इसमें इंक्वायरीज, 623 शिकायत की इस पर तहकीकात होंगी, 460 इसमें रेफरेंसेस, 7 जो है वो साबिक वज़राए आज़म के खिलाफ जो है नैब के केसेस दोबारा से खुल गए और उसमें 14 वज़राए आला भी इसमें शामिल हैं। तो ये है कहानी। अब किस किस के पैरों के नीचे से ज़मीन निकली है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो सूरत हाल में मुख्तसर से जो आज कलअदम बिल करार दिया उसके चीदा नुकात अपने नाज़रीन के ज़रा सामने रख देती हूँ। उसमें जो फैसला है उसके मुताबिक जो उसके असरात होंगे, अवामी ओहदों पर फाइज शख्सियात के खिलाफ करप्शन केसेस बहाल हो गए, अवामी ओहदों पर फाइज शख्सियात के साथ इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशन बहाल हो गई, नैब अदालतों से तरमीम के बाद कलअदम करार दिए गए मुकदमात भी बहाल हो गए, या जिनको इसकी अम्ब्रेला के तहत बंद कर दिया गया था। ख़त्म किए गए मुकदमात 1 हफ्ते के अंदर दोबारा एहतसाब अदालतों में लगाने का हुक्म भी साथ ही जारी कर दिया और नैब को 50 करोड़ रुपए से कम मालियत के करप्शन केस की तहकीकात की इजाज़त भी दे दी गई, जो कि इस तरमीम में कह दिया यह गया था कि जो 50 करोड़ से कम की करप्शन करेगा वो जो है नैब में वो केस ही नहीं जाएगा। तो और सर्वे ताहम जो 10 तरामीम थी उसमें से 9 को स्ट्राइक डाउन किया है, 1 को रिटेन किया है, जिसमें सर्विस और पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने की शिक बरकरार है। वो शिक ये है कि अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है वो कोई नेक नियति के साथ कोई काम करता है या कोई इनिशिएटिव लेता है या कोई ऑर्डर पास करता है और उसमें उसके चाहे वो गलती साबित हो, लेकिन अगर उसमें कोई किसी किस्म की फाइनेंशियल करप्शन शामिल नहीं होती तो उसका नहीं इसमें शामिल होगा। जब इसके बाद PMLN के जो रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहले सुन लेते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्या कह रहे हैं। नैब एक आमिर का बना हुआ इदारा है, इसको बंद करना चाहिए। दूसरा, जहां तक एहतसाब है, एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। ये जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ना मैंने वो फैसला पढ़ा है, मगर इतना कहना काफ़ी है कि ये एक्सपेक्टेड था। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले भी, चाहे वो गिलानी साहब हो या जो भी स्टेज पे बैठे हुए हैं, हमने तो केसेस देखे हैं, आज भी देखने के लिए तैयार है। पुराना कानून के तहत हो, नया कानून के तहत हो, वो तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी नाज़रीन, इसके बाद राना सनाउल्लाह साहब भी गुफ्तगू कर रहे थे, वो भी सुनते हैं क्लिप। मैं अपनी जमात में भी उस वक्त भी इस बात का हामी था कि नैब का ये जो कानून, जिसे काला कानून कहा जाता है, तो मैं तो ये कहता था कि इसे अभी थोड़ी देर रहने दें। हमने तो इसको भुगत लिया है तो किसी और को भी भुगतने दें और उसके बाद फिर इसको अमेंड करेंगे। तो ये PTI और इमरान खान साहब को मुबारक हो, अब वो इसको भुगतेंगे। अब 90 दिन का रिमांड काटे ना वो सारे, जो अब उनको बेलें जो हैं वो थोक के हिसाब से जो है वो मिलती हैं। अब हम देखेंगे ना, मेरा ख्याल है कि कोई 13 के करीब केसेस तो इमरान खान साहब के ऊपर ही बनते हैं। वो अब एक एक करके भुगते हैं ज़रा इसको, इंक्वायरीज़ को भी और केसेस को भी, और उसके बाद जो है वो फिर अपनी इस पिटीशन का जो है वो मजा लें। नाज़रीन, ये 3 रुकनी बेंच का फैसला था और जस्टिस मंसूर अली शाह का इस पे एक इख्तिलाफी नोट था। वो नहीं इस हक में थे कि पार्लियामेंट के मामला जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में आए और सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये इख्तियार जो कि पार्लियामेंट के पास है उसको वो छीन ले। इस हिसाब से एक और मुख्तलिफ कानूनदान जो हैं उनकी मुख्तलिफ राय है। कुछ का कहना यह भी है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा जो कि अब चीफ जस्टिस हैं बनेंगे, उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की एक हियरिंग है उसको भी उन्होंने मंडे को उस पर फुल बेंच उसका तश्कील देंगे। जो पिछली दफ़ा लार्जर बेंच था
था, उसने इस पर स्टे ऑर्डर लिया था कि पार्लियामेंट के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट इस तरह से स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकता या उसमें चैलेंज नहीं किए जा सकते। बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब से गुफ्तगू करेंगे, उनकी कानूनी राय जानेंगे। बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर, आज का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, कुछ उसको बहुत बड़ा गर्दान रहे हैं और लेकिन कुछ का कहना कि यह है कि ये एक चाय की प्याली में तूफान से ज्यादा कुछ नहीं है और जब अगला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की जो हियरिंग होगी और जो बैन बनेगा वो इसको खत्म कर देगा। सर, आपकी राय क्या है आज के इस फैसले के हवाले से? मेरी बिल्कुल यही राय है और मैं दे रहा हूँ मीडिया को कि इसमें ये तो 2-3 दिन के लिए फैसला है और काजी फायद ईसा ने इस मामले को एक नोटिस के जरिए दफ्तर की तरफ से चला गया है कि वो 18 तारीख को लगा होगा और 18 तारीख को आप अपने शिनाख्ती कार्ड जो भी अंदर आना चाहेगा सुप्रीम कोर्ट के वो लेके आएगा और परमिशन और कोई वकालतनामा भी अगर वो क्लाइंट है या वो लेके आएगा, मुख्तारनामा अंदर आने के लिए। और लेकिन बेंच वो नहीं बना सकते अभी, क्योंकि बेंच तो तब बनाएंगे जब ही बिकम्स द चीफ जस्टिस। तो इफ ही टेक्स ओथ ऑन संडे, आई एम श्योर वो बेंच बना देंगे संडे को और मंडे को वो बैठ जाएंगे। अब उनका मौकफ जो है वो पहले से ही ये है जो कि मंसूर अली शाह साहब ने अपनी डिसेंटिंग जजमेंट में लिखा है। तो डिसेंट जो है वो मेजॉरिटी हो जाएगा, आप देख लेंगे नो टाइम। उसकी वजह यह है कि वो उन्होंने ये लिखा है मंसूर अली शाह ने कि ये दो तीन चीजें लिखी हैं। एक तो ये कि ये बेंच ही नहीं है, बेंच कॉम्पिटेंट ही नहीं है। बेंच वो होगा जो कॉन्स्टिट्यूट होगा अंडर एंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर एक्ट, जो सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर एक्ट पे एक्ट बनाया गया है। उसके तहत बेंच, हर बेंच को बनना है बाय ए कंसल्टेटिव मीटिंग ऑफ 3 पर्सन, द चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जजेस जो है, 3। ठीक है। अब उमर बंदियाल साहब के वक्त अगर वो बैठाते तो वो एक खुद होते और दोनों दूसरे जो नीचे होते वो उनके मुखालिफ होते, फैजीसा भी और तारिक मसूद भी। तो उन्होंने बेंच अपने बनाने के 9 मेंबर का बेंच बनाया जब, तो काजी फैज ईसा और तारिक मसूद उसमें से उठ गए। उन्होंने कहा जी हम इस बेंच को नहीं मानते, हम इस बेंच से उठ के नहीं जा रहे, हम रिक्यूज नहीं कर रहे, हम गुरेज नहीं कर रहे, हम इस बेंच को मानते ही नहीं है कि ये लीगल है ये, क्योंकि उस ज़ाब्ते के तहत ये कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ 3 जजेस की कंसेंट रजामंदी से, तो इसलिए इस बेंच को मानते ही नहीं है। ठीक है। अब यही बात जब ये मंसूर अली शाह साहब ने भी यही बात कर दी है, उसके अलावा उन्होंने की है जो मंसूर अली शाह साहब ने, वो ये किया है कि उन्होंने कहा है कि जब इलेक्शन होने वाले हैं तो ये अगली पार्लियामेंट पे छोड़ो, वो इनको रद्द करते हैं कि नहीं करते। अब ये दोनों पॉइंट्स लेके अगर अब काजी साहब 5 मेंबर बेंच बना दें और 2 जजेस का फैसला है इसमें तो मेजॉरिटी, और वो 5 मेंबर बेंच ये कह दे कि जी ये तो बेंचेस क्योंकि कॉन्स्टिट्यूट नहीं थे हुए उमर अता बंदियाल साहब के उस पीरियड में जब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बन चुका था, उसके बाद जितने बेंचेस इनके बने हैं वो बेंचेस नहीं थे, वो उनका इख्तियार कोई नहीं था। तो ये इसका भी कोई इख्तियार नहीं और ये जजमेंट भी सस्पेंडेड है और 5 जज बिठाने हैं उनको, 3 जजेस से। तो वो गालिबन वो काजी फैज ईसा साहब मेरा ख्याल है शुरू आगाज इस बात पे करना चाह रहे हैं।
अच्छा, बिल्कुल ठीक है। तो सर इसका मतलब ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो कि बिल्कुल आया है कि जाहिर सी बात है, आज जो जस्टिस मंसूर साहब ने भी यही कहा है कि पार्लियामेंट ही अगर कानून साजी करती है तो तरमीम का हक भी उन्हीं को है, और फिर इसको स्ट्राइक डाउन या पार्लियामान के फैसले जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ना आए। इसका मतलब ये है कि अगर ये फैसला आ जाता है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का और जस्टिस काजी फायजी साहब वाले बेंच का, उसके बाद ये दरवाज़ा जो है वो मुकम्मल तौर पर हमेशा के लिए बंद हो जाएगा कि पार्लियामान के कोई मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे और ना वहाँ पे चैलेंज होंगे और ना वहां से स्ट्राइक डाउन हो सकेंगे मुस्तकबिल में। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ओके, ये नहीं हो सकता। इस पे 10,000 जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की, फेडरल कोर्ट की, बरतानिया की, अमेरिका की, इंडिया की, 10,000 से ज्यादा जजमेंट के जो जुडिशियल पावर है वो जुडिशियल एक है आपकी जूरिस्डिक्शन, इख्तियार समाअत, उसमें होता है कि आप की इख्तियार समाअत है इस्लामाबाद की टेरिटरी तक, या सिर्फ पंजाब की आप अदालत है तो पंजाब की टेरिटरी तक। एक होती जुडिशियल पावर, वो है कि आपकी अदालती इख्तियार जो अगर आप अदालत है तो वो आप में ऑटोमेटिकली है। और वो क्या इख्तियार है कि आपके लिए ये जरूरी है देखना कि आप कोई या मुद्दई फरीक की या मुद्दाल है फरीक की ये अपने दायरा इख्तियार में रहते हैं कि नहीं। ठीक है। तो ये तो इनहेरेंट पावर है जो को वो कहते हैं कि अदालत ये पार्लियामेंट भी नहीं ले सकती। अगर पार्लियामेंट कहती है फॉर इंस्टेंस कि साइकिलों पे किसी की ये जो इख्तियार नहीं होगा रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को, साइकिलों के रजिस्ट्रेशन करने का नहीं होगा, तो अब अदालत फैसला करेगी क्या मोटरसाइकिल भी इसमें आता है कि नहीं। ये पार्लियामेंट नहीं कर सकती। पार्लियामेंट मोटरसाइकिल लगा दे फिर भी अदालत फैसला करेगी कि वो 3 व्हीलर आ सकता है कि नहीं। तो ये अदालत का हतमी फैसला है, और ये फैसला ऐसा है जो वो कहते हैं कि अगर अदालत मौजूद है तो वो ये इख्तियार भी मौजूद है। ये इख्तियार अदालत की कैफियत में होने के साथ ही ठीक है इसको अदालत से अलहदा नहीं किया जा सकता। अच्छा, मुझे एक और बात बताएगा कि बातें ये जो चल रही हैं कि जो नैब कवानीन है उसमें जो तरमीम है उससे जो पीटीआई के चेयरमैन भी इससे मुस्तफीद हुए हैं, वो भी बेनिफिशरी हैं, उसी के तहत उनको जमानतें मिली हैं, बुशरा बीबी को भी। इसमें सच्चाई है सर, हकीकत यही है? ये मुझे इल्म नहीं है, मैं अच्छा ठीक है केसेस में नुमाइंदगी नहीं कर रहा हूँ। ओके सर, एक दूसरी राय आज के इस फैसले को लेकर कि अगर ये फैसला कायम रहता है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 2-3 दिन बाद खत्म हो जाएगा, 2-3 दिन का फैसला है, मगर अगर रहता है थोड़ा सा, तो कहा यह भी जा रहा है कि इसमें जो है वो अब पीटीआई के लोग फंसेंगे या मजीद इनके खिलाफ घेरा तंग होगा। राना सनाउल्लाह साहब ने भी यही बात की है कि वही भुगतेंगे, 90 दिन जेल में भुगतेंगे, उनकी जमानतें भी नहीं होंगी। तो क्या ये एक और कोई तरीका है या तरीका वारदात है कि जी जो अब मजीद केसेस या उनके ऊपर अब सजाएं ज्यादा होंगी दूसरी पार्टी पीटीआई से? हाँ, ये उनकी दुश्वारियां तो पड़ जाएंगी, ये 90 दिन वाली दुश्वारी तो पड़ेगी। ओके अगर नैब का केस होगा तो वो ये तो पड़ जाएगी, जमानतें नहीं होंगी, जमानतें भी निचली अदालतों को इख्तियार नहीं होगा जमानत देने का, जमानत देने का इख्तियार हाई कोर्ट को ही होगा। अच्छा सर, चले ये तो एक हो गया केस। इससे हटकर थोड़ी सी बात आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए सर आपके हवाले से और लतीफ खोसा साहब के हवाले से, खासतौर में आपके हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि हो सकता है कि आपका रुझान पीटीआई की तरफ बहुत ज्यादा हो गया है, अगले आने वाले वक्तों में हो सकता है आप पीटीआई ज्वाइन भी कर लें। सर कोई इम्कान है इस बात का? क्या किस बात का? क्या आप पीटीआई? हाँ नहीं, मेरी को उम्र है पार्टियां बदलने की। अच्छा, कुछ बच्चों ख्याल करो। नहीं सर, खबरें थी तो मैंने कहा आपसे उसकी तरदीद या तस्दीक ले लूं। लतीफ नहीं, मैं इस बात में ये बड़ा क्लियर हूँ कि इमरान के साथ जो कुछ हो रहा है वो इंतहाई गैर आईनी और गैर कानूनी है। अब साइफर में देखो, साइफर में मैं अथॉरिटी जो है जो साइफर को डी क्लासिफाई कर सकती है, जो अथॉरिटी मतलब है साइफर को एक आम सीक्रेट खुफिया दस्तावेज से
एक आम दस्तावेज बना सकती है जो सर्कुलेट हो सकती है। वो अथॉरिटी कौन है? वो है वाहिद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और उसको कैबिनेट से भी कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। ये अब आइन में लिखा हुआ है। अब जब आइन में ये लिखा हुआ है तो आप किस तरह इस पे इमरान खान पे मुकदमा चला सकते हैं कि जी उसने ये डीक्लासिफाई किया है? उसकी तो इख्तियार है और उस पर कोई कदगन नहीं है उस इख्तियार पे। अब दूसरा देखें कि आपने मान लिया है कि साइफर एक हकीकत है और साइफर में जो मंदरजात हैं वो भी हकीकत है। यानी आपने जब अमेरिका से एहतजाज किया, डिमार्च दिया फॉरेन ऑफिस ने, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के कहने पर फॉरेन ऑफिस ने डिमार्च दिया, एहतजाज किया अमेरिका से कि आपके एक सफारतकार की क्या हिम्मत के उसने हमें कहा कि हमारा वजीर आजम चेंज कर दो। और ये शहबाज शरीफ की सदारत में मीटिंग हुई, आर्मी चीफ और आर्मी टॉप ब्रास भी वहां था। अब आपने तस्लीम कर लिया कि ये डोनाल्ड डू ने कहा है असद मजीद को। अब जब आपने ये तस्लीम कर लिया तो आपको पैगाम क्या मिला? आपको पैगाम मिला अमेरिका की जानिब से कि अगर आप इमरान खान को हटा देते हैं वजीर आजम से दफ्तर से तो हम आपको माफ कर देंगे, वरना आपके साथ बुरी होगी। अच्छा अब सुनो, अब हम क्या करते हैं? हम कहते हैं उनको, महाराज आपने तो ये फरमाया था कि इसको हम उतार के दें फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। हमने न सिर्फ उसको उतारा है, हमने उसको पिंजरे में बंद किया है। पिंजरे में हमने कैमरे लगाए हुए हर तरफ। वो कुछ भी करता है उसकी सारी हम बॉडी लैंग्वेज ये वो सब आपको पेश कर सकते हैं। महाराज आपने तो यही कहा था ना कि ये करें, हम आपके बड़े वफादार हैं, हम इससे आगे जा रहे हैं। सही बात। ये तो एक बिल्कुल एक ऐसा चार्ज है जो इनको लाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया एतजाज हसन साहब आपसे गुफ्तगू की। और इनका भी मानना यही है कि ये 2-4 दिन का फैसला है और उसके बाद जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से जब फैसला होगा तो ये जो फैसला है ये बाकी शायद नहीं बचेगा। एनीवेज ब्रेक ले लेते हैं मुख्तसर साहब। ब्रेक से हम साथ हैं शोएब शाहीन साहब हमारे साथ होंगे, आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ होंगे। इसके कानूनी के साथ साथ ज़रा सियासी पहलुओं पर भी नज़र डालेंगे। हमारे साथ रहिए। जी नज़ीर, प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। और आज सुप्रीम कोर्ट ने नैब क़वानीन जो तरमीमी बिल था उसको जो स्ट्राइक डाउन किया है, उसके कुछ कानूनी पहलू तो है ही नहीं और उस पर अपनी अपनी जो एक्सपर्टीज़ है वो भी हमसे शेयर हो रही है तमाम वकील हज़रात, लेकिन उसके कुछ सियासी पहलू भी हैं या हो सकते हैं। और कुछ लोगों का कहना तो ये है कि अब जो है जो ड्राई क्लीन मशीन है या वॉशिंग मशीन है वो शायद दोबारा चलेगी और कौन कौन इंतखाबात का में कॉन्टेस्ट करने का अहल होगा या नहीं होगा वो इससे होके अब गुजरेंगे। लेकिन बहरहाल वक्त बताएगा कि आया कि ये आगे चलता है, स्ट्राइक डाउन होता है, कोई नजरसानी की अपील में जाता है, कोई इसको चैलेंज करता है। बहुत सारी चीज़ें जो कि आने वाले वक्त में थोड़ी सी क्लैरिटी होगी, क्योंकि अभी मज़ीद जब चीफ जस्टिस काजी फायज़ी साहब अपना एक फुल बेंच जिसका इम्कान है वो तश्कील देंगे तो उसके बाद जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है उसका क्या मुस्तकबिल होता है, उस पर स्टे ऑर्डर है, इस पर बहुत सारी बातें जो हमें करनी है। शोएब शाहीन साहब PTI के वकील भी हैं, हमारे कानून हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं और इसी के साथ सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट आमिर इलियास राना साहब भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। दोनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। मैं इलियास राना साहब आपकी तरफ आती हूँ क्योंकि जाते जाते गुड टू सी यू वाला एक बड़ा अहम फैसला जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब दे गए और खैर चीफ जस्टिस आज तक की तारीख में तो वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं। आमिर इलियास राना साहब, ये फैसला कितने किस की रातों की नींद उड़ाएगा? देखिए नहीं, मैं जर्नलिस्ट हूँ बुनियादी तौर पे और मुझे यही कुछ देखना है कि जो फैसला आ रहा है उसके रिपरकशंस क्या हैं, गुड टू सी यू किसके लिए है। मुझे तो मतलब मैं आज इस वक्त तक ये तज्जिया कर सकता हूँ कि चाय की प्याली में तूफान से ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे सदर मुमलिकत ने खत लिख के अपनी वाह कराई, जाती हुई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने वाह कराई है। मुझे बताएं कि जिनके नाम बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं कि जिन पे केसेस हैं वो सारे के सारे जमानत पे ऑलरेडी नहीं है, पुराने कानून के तहत, नैब के पुराने कानून के तहत। सिर्फ क्या हुआ कि जो केसेस चल रहे थे और वो कुछ अदालतों से, नैब की एहतसाब की अदालतों से निकाल के वापस भिजवाए गए थे कि उनको 7 दिन में आप भेज दें।
ठीक बात है। और क्या केसेस थे? ये वो केसेस थे जिसमें इन्हीं अदालतों ने 2-2 2.5 साल के बाद राणा साहब जी जमानतें कैंसिल नहीं हो सकती? एक मिनट, अभी आपको बताता हूं ना, थोड़ा सा हौसला तो कर लें, बात कर रहा हूं। तो जब जी सर, इतना ना आप एकदम जाए, मैं आपको बात बता रहा हूं कि जब ये फैसला कर दिया उन्होंने तो ये जमानतें की गई। और गुड टू सी यू के लिए जजेस बैठते थे एहतराम से, इज्जत के साथ। हाई कोर्ट्स में भी घंटों इंतजार किया जाता था कि हमें जमानतें देनी है। ये उस शख्स के लिए तो बहुत अच्छा फैसला किया है, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल नहीं छेड़ा जो आपने इब्तदाइये में कहा, ना 90 दिन का रिमांड है, वो 30 दिन ही रहेगा, ना ही जमानत का कानून कैंसिल किया है, वो एहतसाब अदालत के पास है, जिससे सबसे पहले फैजियाब हैं, जिसके बारे में बहुत लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब फैजियाब नहीं हुए, उनकी अहलिया फैजियाब नहीं हुई, वो नैब के नए कानून के तहत जमानतों पे हैं। वरना एहतसाब अदालत से उनकी जमानत हो ही नहीं सकती थी, ओरिजिनल लॉ में जमानत थी ही नहीं। ये बात आपको पता होनी चाहिए जब तज्जिया करें, बात करें। तो जनाब सबसे बड़े बेनिफिशरी इस वक्त तक इमरान खान साहब हैं, कोई और नहीं है नए कानून का, और उसको नहीं उड़ाया गया। ये जो गप्पे बनाई जाती है ना, इमरान खान साहब ने कह दिया हम नहीं लेंगे फायदा, भाई आपने तो ले लिया फायदा, आपने क्या सरेंडर किया, गपशप किया है। गुड टू सी यू के साथ ही जाके आप पेश हुए। अब आप आगे आ जाएं, आने वाले दिनों में जो बात मंसूर अली शाह साहब, जो सिंगल फैसला आया उनका और 2 रुकनी बेंच का अलग आया, उन्होंने कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को, जो आपने एक्ट बनने से पहले हवा में सस्पेंड किया कि सदर की एसेंट भी नहीं मिली थी, आप उसका फैसला कीजिए, वरना ये बेंच भी नहीं रहेगा। फिर चीफ जस्टिस आज जो मौजूद है और कल रात 12 बजे तक मौजूद होंगे, बंदियाल साहब जा चुके होंगे जब इसका रिव्यू आएगा, तो उसमें एजाजुल एहसन साहब के ऊपर सरदार तारिक साहब आएंगे या चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा आएंगे। उन सब के अपने अपने डिसीजन मौजूद हैं। वो क्या डिसीजन करेंगे कि पार्लियामेंट के कवानीन को किस तरह छेड़ना है, या वही खिलवाड़ करना है जो 63A की सूरत में जाते हुए गुड टू सी यू के लिए करके गए, कि आइन को रीराइट कर दिया बजाय तशरीह करने की। क्योंकि वो पंचायती आइन लगाते थे, ले आओ पिटीशन आ गई है यार, बैठ के बात कर लें सारी सियासी जमातें। जब वो कहते हैं यार हमें किसी ने नहीं बताया कि ये फौज नहीं मिल रही है, भाई वो फौज के आला अफसर DGISI और DGMO, आप 3 जज साहिबान जब अपने चैम्बर में भी अपने गाउन पहन के, यानी अदालत की सूरत में बैठे थे, आपको बता के गए थे। इरफान कादिर साहब ने आपको बताया कि जनाब आपको सेक्रेटरी डिफेंस भी बताना चाह रहे थे और वो लोग भी आके बता के गए थे। तो फिर आपने 27 सफ़े का फैसला किस लिए दिया, किसको सुनाया? ना आपने शहबाज शरीफ को सजा दी, ना इसहाकडार को दी, ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दी। तो ये जो फैसला दिया है ये चला लें आप, कितने दिन चलेगा? मैं और आप सब यही हैं, हम बात भी करेंगे कि रिव्यू में क्या होगा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में क्या होगा। मेरे हिसाब किताब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आने वाले फुल कोर्ट बनाएंगे, और ये जो सारा काम आर्टिकल 10A के खिलाफ इसमें किया गया है कि आपने जो फैसले दिए हैं, पार्लियामेंट का पूरा आइन में एक चैप्टर मौजूद है कि वो जो चाहे वो कर सकती है। आपने अपनी मर्जी से किसी को खुश करने के लिए कभी कानून में तशरीह नहीं कर दी, कभी आपने वहां भी पिक एंड चूज कर ली। जो आज फैसला दिया, उड़ाते ना, 90 दिन का रिमांड भी बहाल करते, जमानत भी खत्म करते, पता लगता कि आपने डिसीजन दिया है। अच्छा, तो चूंकि चेयरमैन PTI से बेनिफिशरी थे शोएब शाहीन साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ, मुलाकात का अहवाल बाद में जान लेंगे। चूंकि बेनिफिशरी हैं जो चेयरमैन PTI हैं वो भी और उनकी अहलिया भी, इसलिए इसमें 90 दिन का कानून नहीं उड़ाया गया, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल मैं इनसे इत्तेफाक नहीं करता राणा साहब जो कह रहे हैं। 90 दिन की बात को तो चैलेंज ही नहीं किया गया था। देखा, बात को चैलेंज ही नहीं किया। राणा साहब बात तो करने दें, राणा साहब बात तो करने दें, देखा राणा साहब बात तो करने दें। आपने PTM का बयानिया अगर पकड़ लिया है तो आप उसके तर्जुमान बन जाएं, बात तो करने दें। राणा साहब बात करने दें। आपने अगर बात करनी है मैं बंद कर देता हूँ, अपना मोबाइल ही बंद कर देता हूँ। देखिए मेरी बात सुने। नहीं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें थी उनको चैलेंज किया गया था। ये आज नहीं फाइल हुआ, ये 1.5 साल पहले फाइल हुआ। पिछले साल जब ये लॉ अमेंड हुआ उसके इमीडिएटली ये फाइल कर दी गई थी पिटीशन। और दूसरी बात आपको बता दूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चीजें थी उसको नहीं चैलेंज की गई, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें थी उनको चैलेंज की गई। अब मुझे बताएं 45 करोड़ का केस है तो वो करप्शन नहीं है, उनको छोड़ दिया जाए क्या? अगर 100 की बजाय जो कोई एग्रीव पर्सन आए हैं, अगर वो 85 बंदे आए हैं कि जो कोई ख्वाजा साद रफीक वाली पिटीशन में थे, तो उनको कहा गया कि ये नैब की परव्यू से ही निकल गए। आप बेनामीदार की आपने तारीफ खत्म कर दी।
आपने कहा है कि जो व्हाइट कलर क्राइम है कि प्रिजम्पशन जो है उसके ऊपर होगी, नैब ये साबित करेगा कि ये इसके ऊपर जो इसकी आमद भी है 1 करोड़ रुपया है, इसके अकाउंट में 4 अरब रुपए पड़े हुए हैं, कोई उनसे नहीं पूछ सकता अनटिल एंड अनलेस आकर साबित करें कि इसने करप्शन के जरिए ये पैसा कमाया है। कौन रिश्वत देते वक्त या करप्शन करते वक्त उसके सबूत रखेगा या उसका कैमरा वो चीजें लेगा, तो ये वो चीजें थी जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, उसकी रीजंस दी हैं कोर्ट ने। और कोई भी लॉ जो पर्सन स्पेसिफिक हो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, वायलेटिव टू फंडामेंटल राइट्स हो, अनरीजनेबल हो, उसको सुप्रीम कोर्ट वाहिद फोरम है जिसको जुडिशियल रिव्यू की पावर है। मुझे ये बताएं, एक सेकंड शोएब शाहीन साहब जरा सुनिएगा, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि ये जो तरमीम हुई थी, एक नहीं 4 तरमीम हुई थी और अभी जाने से पहले जुलाई में एंड में भी हुई थी, पीटीआई के चेयरमैन बेनिफिशियरी हैं इन तरमीम के और उनकी एहलिया भी? नहीं, बिल्कुल नहीं है। पहली बात तो यह है कि ये जो जुलाई में हुई थी उनको तो उन्होंने छेड़ा ही नहीं, उन्होंने कहा इसके बारे में भी उसको ओपन छोड़ दिया क्योंकि इतना शायद टाइम नहीं था, ना ही उनके ऊपर कोई जवाब। वही हाँ 30 से 90 दिन का मामला, ठीक है, अच्छा उसको नहीं छेड़ा। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि देखें जमानत का जो प्रिंसिपल है, एक बात बता दूं, जमानत के प्रिंसिपल दोनों थे। अब जो इसमें कहा गया कि आप नीचे जाकर ट्रायल कोर्ट से जमानत कराएं, पहले ये था कि हाई कोर्ट में रिट पिटीशन के जरिए आप जमानत कराते थे। दोनों के प्रिंसिपल 497 के रख दिए गए थे, वही प्रिंसिपल जहां थे वही हाई कोर्ट में थे। नाज़िम मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं। प्रोग्राम एक दफा फिर आपको खुशामदीद। एक और बात राना इलियास साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट उठाई है, मैंने भी उससे पहले ये बात की थी कि अब ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, अब ये इसका जो फैसला आएगा, और जाहिर सी बात है अब ये शेड्यूल भी कर दिया गया है, फुल बेंच भी इस पे बैठ जाएगा। इसके जो पहले स्टे ऑर्डर के फैसले हैं वो भी हमारे और आपके सामने हैं, जिसमें जस्टिस तारिक साहब के भी हैं और जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के भी हैं। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? आपको नहीं लगता कि वो ये उड़ा दिया जाएगा? क्योंकि जाहिर से वो कहेंगे जी पार्लियामान सुप्रीम है, उसके कानून जो है या कवानीन बनाए हुए जो लेजिस्लेशन है, इट कैन नॉट बी चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट। देखिए, पहली बात तो यह है कि काजी फाइसा साहब जरूर चीफ जस्टिस बन रहे हैं, बट चीफ जस्टिस ने अकेले फैसला नहीं करना होता, बेंच बना के कॉन्स्टिट्यूट करके करना होता है। बेंच कॉन्स्टिट्यूट करने का अख्तियार उनका जरूर है अनटिल एंड अनलेस कि वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है उसको सस्पेंड किया हुआ है। अब वो उसका आते साथ ही उन्होंने केस लगा दिया है। अब जज कौन होंगे ज़ाहिर है, अब चीफ जस्टिस साहब तो उसमें बैठेंगे नहीं, बाकी अगर 6 जज हैं या 7 जज हैं वो तो बेंच वही रहेगा। हाँ, कौन से चीफ जस्टिस साहब, काजी फाइसा साहब खुद उसमें बैठते हैं या वो नए जजेस को भी शामिल करते हैं या फुल कोर्ट बनाते हैं, दैट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब का। अब उसके ऊपर फैसला आएगा, इसमें कोई इबाम नहीं है। अगर चीफ जस्टिस बंदयाल साहब जाते जाते फैसला उस पर कर सकते थे, लेकिन अच्छा किया कि उन्होंने नहीं किया, लेकिन बेहतर होता कि वो पहले कर देते। लेकिन अब जो काजी फाइसा साहब है उस पर फैसला होगा, उससे फर्क क्या पड़ेगा? उससे फर्क सिर्फ ये पड़ेगा कि क्या वो जो 184(3) की पिटीशन होंगी, क्या सीनियर मोस्ट 3 जज बैठ के उसका फैसला करेंगे या सिंगल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसका फैसला करेंगे? उसके अंदर मेनली ये है। और दूसरा जो है कि क्या उसमें अपील फाइल हो सकती है, नहीं हो सकती है, वो सारे ग्राउंड चेक किए जाएंगे और वो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर फैसला करेगी। लेकिन उसका इतलाक इस पिटीशन के ऊपर नहीं हो सकता क्योंकि ये पिछले साल की पिटीशन है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के इवन आने के भी पहले की पिटीशन है। और जब वो बिल ही सस्पेंडेड था, उसका इतलाफ उस दिन होगा जिस दिन कोर्ट या तो ये पिटीशनें डिसमिस कर दे या उसको सेटिसाइड कर दे, वो उसके बाद उसका इतलाफ होगा। आमिर इलियास साहब, आप एग्री करते हैं इस बात से? ये तो बड़े कानूनी नुक्ता उठाया है शोएब शाहीन साहब ने। मैं बड़े मजे से शोएब शाहीन साहब की गुफ्तगू सुनता हूँ हमेशा से, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। मुझे ये बताएं, मंसूर अली शाह भी उन्हीं के साथ के 2 जजेस में थे ना जिन्होंने ये कहा था कि पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला कर लें। हो सकता है वो मंसूर अली शाह साहब को कानून आइन ना तो वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे हैं, शोएब शाहीन साहब से कम इल्म होंगे यकीनन। जब वो ये कह रहे हैं कि ये उसमें शामिल नहीं होगा तो फिर आप कंगन को आरसी किया, हम पहले तो देखेंगे कि वो जब फैसला आएगा फिर आप इनको भी बुला लीजिएगा, बिठा लीजिएगा, हम भी बात करेंगे। लेकिन मेरी उस बात का जवाब ये नहीं है कि हमने तो उसे चैलेंज नहीं किया था। मेरी गुफ्तगू ये थी कि इमरान खान और उनकी अहलिया नैब के 2022 के नए कानून के सबसे बड़े और पहले बेनिफिशरी हैं कि उन्होंने नैब के जमानत का जो ओरिजिनल कानून में था ही नहीं वो दिया गया और एहतसाब अदालत से जमानत करा रहे हैं। इसका जवाब दे देना, चैलेंज किया या नहीं किया?
बेनिफिशियरी हैं कि नहीं। ये जो कहानी बनाते हैं ना सारे बैठ के कि जी हमने नहीं कहा, हमने मना कर दिया, हम फायदा नहीं लेंगे। अरे भाई फायदा तो आप ले रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पे जमानतों की तौसीक करा रहे हैं। आपने चैलेंज किया या नहीं किया? नैब के ओरिजिनल नाम में 90 दिन का रिमांड भी था और जमानत नहीं थी। नए कानून में पहले 14 दिन का रिमांड किया गया था और फिर अमेंड करके 2023 वाले में, जिसे किसी ने नहीं छेड़ा, 30 दिन का रिमांड किया गया। क्या मैंने बेनिफिट लिया उसमें जमानत जाके? जिन्होंने लिया है उनका नाम आ रहा है। दूसरी बात यह है कि जो इसके अंदर इन्होंने कलअदम करार दिया है, दुनिया में उठा लें इंसानी बुनियादी हकूक जिसकी बुनियाद पे सारा केस ये 184(3) में चल रहा है। मुझे बताएं, प्रोसिक्यूशन की ही जिम्मेदारी होती है कि आप प्रूफ साबित करें फलाने बंदे पे इल्जाम है, लेकिन चूंकि पीटीआई को वो शूट करता था जो मेजर शहजाद नैब के डीजी लाहौर थे, आज चीमा को सबसे पहले उन्होंने उठाया, तो उनके अफसरों ने कहा कि सर ये कंप्लेंट वेरिफिकेशन का है, हमने नोटिस भेजा, आप उसे कह रहे हैं अरेस्ट कर लें। तो उन्होंने पता क्या कहा, मैं शुरू दिन से कह रहा हूं, जिस दिन से अरेस्ट हुआ 1 मिनट कि बंदा चुक ले असी कागज बना लांगे। ये नैब इनको पीटीआई को शूट करता था, वो वाला। अब अगर ये आएगा ना, चूंकि इनके मतलब की चीजें मौजूद हैं, मुझे वो बात करनी है जो सही है। ये बताएं कि इन्होंने नैब के 2022 के कानून के तहत खान साहब की जमानतें नहीं कराई नैब में? इन्होंने क्या बेगम बुशरा की जमानत उस कानून के तहत नहीं कराई? मुझे बता दें। शुएब शाहीन साहब राना साहब, पहले भी जमानत थी, वो हाई कोर्ट से होती थी, अंडर रिट। 2.5 साल बाद, सुनने की आदत 3 साल बाद, 90 दिन के रिमांड के बाद ओरिजिनल कानून में कोई जमानत नहीं थी। ये सुप्रीम ख्वाजा साद रफीक को 2.5 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, कहीं नहीं थी जमानत। रेडियो पाकिस्तान ये जो अरेस्ट होने से पहले जमानते हैं ना, ये सिर्फ नए कानून के हैं। बताइए ना, इस पे बात कीजिए कि क्या खान साहब की जमानत और उनकी अहलिया की जमानत नए कानून के तहत हुई है या नहीं हुई? सर उनको बात जी सर शुएब शाहीन साहब को बात मुकम्मल करने दें, फिर आप जरूर इस पे रिस्पॉन्ड कीजिएगा। जी, जमानत का फोरम तब्दील हुआ है। पहले फोरम हाई कोर्ट में होता था रिट पिटीशन के जरिए, अब फोरम नीचे दे दिया गया निचली ट्रायल कोर्ट को। ये फर्क है, ना उस वक्त जमानत पे पाबंदी थी ना आज जमानत पे पाबंदी है, पहली बात। लेकिन वो केस टू केस देखा जाता है। दूसरी बात, अब एक इशू को पकड़ के ना बैठ जाएं। वो 199 के तहत होता था ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में हाई कोर्ट की, वो भी जब बंदे 2-2 साल का रगड़ा खा लेते थे। मैं तो सिर्फ छोटा सा सवाल ये पूछ रहा हूँ कि क्या खान साहब और उनकी अहलिया की जमानतें नैब के 2022 अमेंडेड कानून के तहत हैं या नहीं? लिया ना, मैं कह रहा हूँ कि पहले हाई कोर्ट को पावर थी, अब ट्रायल कोर्ट में चली गई। हाई कोर्ट ज्यादा मोतबर थी, मेरिट पे ज्यादा बेहतर फैसले कर सकती थी। उससे फर्क क्या पड़ा है? आप अगर फोरम को बदल दें, नैब ऑर्डिनेंस जो था उसमें ओरिजिनल में जमानत थी नहीं। भाई मुझे ये बता दें, कानून में जमानत बताइए। ने उसको क्लैरिफाई कर दिया कि 497 की जो बेल की पावर्स हैं वो हाई कोर्ट इस्तेमाल करेगा। ठीक है, मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ने दें, मुझे आगे बढ़ने दें। कोई फर्क नहीं है, राना इलियास साहब, राना पड़े हुए हैं। अच्छा, बात ये है कि फोरम सिर्फ तब्दील हुआ है, उसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आप जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें थी, जो फंडामेंटल राइट्स की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिख के दे दिया है कि इन फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हुई है और जुडिशियल रिव्यू का हक सुप्रीम कोर्ट का है। लेट दी सुप्रीम कोर्ट में पास एन ऑर्डर, अगर कोई रिव्यू में आएगा उसका भी फैसला कानून के मुताबिक हो जाएगा। और अच्छा ठीक है शुएब शाहीन साहब, बिल्कुल ठीक है। मुझे एक बात जरा राना साहब से जाने दें। राना साहब, कुछ हल्कों का ख्याल ये भी है कि अब एक और चक्की में पिसेंगे और अब ये फैसला होगा कि किसने इलेक्शन में जाना है, कौन इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है, कौन इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता। अगर ये मामला इस तरह से चलेगा तो इलेक्शन मजीद डिले हो सकते हैं, अगर कि ये रहा जो आज का फैसला ये स्ट्राइक डाउन नहीं हुआ या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत इसको खत्म नहीं किया गया। तो इस पे कोई वजन है इस बात में? बहुत सारी चीजें 18वीं तरमीम में उड़ा दी गई, वो ना अहली भी, और बहुत सारे लोग मुख्तलिफ बातें करते हैं। अब आप नैब के कानून के तहत 18वीं तरमीम के बाद किसी को नायल भी नहीं कर सकते, वो चलेगा जब सजाएं होंगी। बहुत सारे लोगों ने आज ये भी कहा जी कि मरियम नवाज और की तो सजाएं बहाल हो जाएंगी। भाई मरियम नवाज को तो ओरिजिनल नैब के कानून के तहत बरी किया गया है, उन्होंने तो उसका फायदा नहीं लिया हुआ जिसमें उन्हें इवन फील्ड में सजा हुई थी, अगर आपको याद हो। उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं था। एक और में जो खान साहब की ख्वाहिश पे सरतापा चेयरमैन ने बाद में उनके ऊपर केस बनाया था,
एसेट्स के हवाले से, जिसके अंदर सारे मुल्क को रगड़ा दिया गया, बाकायदा बुलाव ला के शहजाद अकबर साहब का भी FIA में USB ले जाते थे, वही कानून की, वही वो नैब लाहौर में दफ्तर उनका बनाया गया था, जहां पे वीडियो बनवाई जाती थी कि कौन सो रहा है, कौन जाग रहा है, कौन बैठ रहा है, खान साहब को वीडियो दिखाई जाती थी, खुश किया जाता था जेल के अंदर। जब मरियम नवाज को उनके वालिद के सामने पकड़ा गया, वो कानून था। इनको शुक्र अदा करना चाहिए कि जो पिछली दो जो हुकूमतें चली गई, जो इत्तेहाद आया, उन्होंने उसके अंदर से वो जारहाना चीजें निकालने की कोशिश की। लेकिन चूंकि यहाँ के साथ टाइम मेरे पास कम है, बहुत शुक्रिया राना इलियास साहब, शेख शाहीन साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। मुफाहमत की बातें भी एक तरफ चल रही हैं और कुछ कोशिशें भी हो रही हैं। मोहम्मद अली दुरानी साहब सीनियर सियासतदान हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, उनसे बात करते हैं किस एजेंडे के तहत है, कौन कौन ऑन बोर्ड है और आखिर गोल्स क्या हैं। जनाज़े प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और इस सेगमेंट पे हम बात करेंगे मोहम्मद अली दुरानी साहब से, जो कि सीनियर सियासी रहनुमा हैं और उसके साथ साथ साबिक़ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी रहे हैं, सेनेटर भी। और इस वक्त जो इतनी सियासी कशीदगी है, सियासी बहरान है, इन तमाम चीज़ों में अगर कोई अच्छी खबरें, थोड़ी सी हवा के ठंडे हवा के झोंके मिल रहे हैं, तो कुछ खबरें हैं जिस पे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी दुरानी साहब। सलाम दुरानी साहब, आपकी जो मुफाहमती मुलाकातों के सब बड़े चर्चे हैं, जरा हमें भी बताएं किस किस से मुलाकात की है, क्या गोल्स हैं और क्या तमाम मुलाकातों के गो हेड भी हैं आपके पास सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, मुलाकातों का तो गो हेड सिर्फ मिलना ही होता है और तो कोई गो हेड होता नहीं है। तो जिन से भी मुलाकात हुई है वो अच्छी मुलाकात रही है और उस मुलाकात के नतीजे में मैं ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि मुल्क के अंदर जो टकराव और तनाव और जो शिद्दत है और जो अल्फाज की शिद्दत है, जज्बात की शिद्दत है, वो ज़रा कम हो और कौम को कुछ हंसते हुए चेहरे नज़र आएँ और फिर साथ साथ मुल्क में जमहूरियत और जमहूरी अमल भी आगे बढ़े और टकराव की कैफियत कम हो, ताकि हम किसी सुकून, इत्मीनान, तरक्की, खुशहाली की तरफ बढ़ सकें। हमारा भी तो हक़ है, हमारा मुल्क है, तो हम इस मुल्क की खुशी देखना चाहते हैं और खुशहाली देखना चाहते हैं। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा गो हेड तो मेरे पास अपने मुल्क का है और साथ साथ ये है कि जो पार्टीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं, जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, मैं इस सिलसिले में सदर मुमलिकत से मिला, मैं इस सिलसिले में जो PTI के दीगर कायदीन हैं जो इस वक्त PTI के साथ खड़े हैं उनसे मिला और इसके अलावा और जो माशरे में इंटेलेक्चुअल्स हैं और दीगर पॉलिटिकल रियलिटीज़ हैं उनसे भी मिला हूँ। तो मैं समझता हूँ कि इस सारे अमल के अंदर जो खुश आइंद बात है वो ये है कि टकराव का शौक़ किसी को नहीं है, लेकिन ये है कि टकराव की कैफियत इस वक्त मौजूद है जिसको कि हमें यकीनन कम करने की कोशिश करनी चाहिए और उसी के लिए मैं इंशाअल्लाह आज CBMs भी अनाउंस करूँगा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर भी अनाउंस करूँगा और होपफुली हम आगे बढ़ने का कोई रास्ता निकालेंगे या कम से कम तनाव को कम करने का कोई रास्ता निकालेंगे। सर, आपने खुद यहाँ पे माना है कि टकराव है, टकराव की कैफियत है, लेकिन शौक किसी को नहीं है। आपकी मुलाकातें आपने कहा कि सदर मुमलिकत से हुई हैं, PTI के रहनुमाओं से, ये तो एक फरीक है ना। दीगर अगर पॉलिटिकल पार्टीज के हेड से किसी से आपकी मुलाकात हुई है तो उसका भी अगर जिक्र कर दे। प्लस मैं बड़ा ओपनली पूछ लेती हूँ कि इससे जो हमें नजर आता है वो इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस PTI, क्योंकि कहा यह जाता है कि इन हलकों में, मुख्तदर हलकों में PTI की कबूलियत नहीं है, ये जो PTI के चेयरमैन है उनकी कबूलियत नहीं है। तो मैं इन हलकों की बात कर रही हूँ कि वहां से गो हेड है, वहां से किसी से राब्ते हैं, कोई मुलाकातें हैं या उनकी कोई पैगाम रसानी है। के रेफरेंस से तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो इस वक्त तक महसूस ये होता था कि PTI जो है वो खुद इस टकराव की ख्वाहिशमंद है शायद, और उसकी वजह से ही ये टकराव हो रहा है। चूँकि मुल्की इदारे जो होते हैं वो तो मुल्क के होते हैं और उनकी किसी से टकराव कोई ज़रूरत नहीं होती तावक्ते कि वो किसी के इक़दामात को या किसी की
किसी की जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हों उनको वो ऑब्जेक्शनेबल ना समझते हों। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इस वक्त ये जो तनाव है इस्टेब्लिशमेंट और अगर पीटीआई के दरमियान है तो वो इस वक्त मुल्क के मफाद में नहीं है। और इस सिलसिले में जब मेरी और इसकी अगर वजह पीटीआई थी तो उनकी जितनी भी लीडरशिप इस वक्त मौजूद है जो पीटीआई के साथ खड़ी है उनसे मैंने सबसे पहले इस सिलसिले में बात की और वो बात करके मैंने उनसे कहा कि ये इसके लिए तो हम क्या जवाब दे सकते हैं कि पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं ये मामला जब मियां नवाज शरीफ साहब के मामले में हुआ था और शहबाज शरीफ साहब से मेरी मुलाकात हुई थी तो उन्हें मैंने यही बात कही थी कि जी आप अगर किसी को एम्पायर समझते हैं और उस एम्पायर को आप अगले प्लेयर के बजाय एम्पायर को बॉल मारना शुरू कर दें तो एम्पायर को बॉल मारने से प्लेयर तो आउट नहीं होगा। इसी तरह अगर आप सियासत के अंदर इस्टेब्लिशमेंट से और नॉन जो पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं उनसे आप टकराव डाल लेंगे तो उसके नतीजे में आपका सियासी अमल तो आगे नहीं बढ़ेगा। ये बात मैंने पीटीआई की क़यादत से की तो उनका ये कहना था कि हम लोग जो आज पार्टी में मौजूद हैं हम लोगों की ये कंसीडर्ड ओपिनियन है कि हम किसी तरह भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते और हम चाहते हैं कि मुल्क के अंदर जो है वो ये कन्फ्रंटेशन ना हो ताकि हम एक नॉर्मल कंडीशन में मूव कर सकें। तो ये एक पॉजिटिव मैसेज था उनका जिसको मैंने तमाम सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के अवाम तक आपके तवस्सुस से पहुंचा दिया कि भाई वो आप बिल्कुल इस चीज़ को महसूस करते हैं कि हमें जमहूरी अमल की तरफ जाना चाहिए ना कि टकराव की तरफ। तो ये एक मेरे ख्याल में तो एक मुस्बत डेवलपमेंट है और इसका आगे मुस्बत नताइज भी इंशाअल्लाह मुझे नज़र आने की उम्मीद है। ठीक है सर, मैं ये पूछना आपसे चाह रही हूँ, आप कह रहे हैं पीटीआई की क़यादत, एक तो हो गया सदर मुमलिका, ज़ाहिर है उनके पास तो आईनी ओहदा है तो वो हम पीटीआई में फ़िलहाल शुमार नहीं करते, बाकी कौन सी क़यादत से आपकी मुलाकात हुई है? मतलब शाह महमूद कुरैशी साहब जेल में हैं, असद उमर साहब इस वक्त जेल में हैं, चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस वक्त जेल में हैं, बाकी सीनियर लीडरशिप कौन है? मुझे एक दो के एटलीस्ट नाम बताएं जिनसे आपके राब्ते हुए जो कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते। प्लस क्या कोई फार्मूला माइनस पीटीआई चेयरमैन पे तो काम नहीं हो रहा? तो आपके मतलब पर्टिनेंट क्वेश्चन है। देखिए जहाँ तक सवाल है इस वक्त पीटीआई के अमूर रन करने वाली जो कमेटी है जिसमें उनके मेन लोग मौजूद हैं उनसे मेरा राब्ता हुआ और उनके लोगों से मेरी बात भी हुई और उन्होंने कमेटी में जो सारे मामला डिस्कस किए वो भी उन्होंने शेयर किए और उसका रिज़ल्ट भी आपने देखा कि अभी प्रेसिडेंट साहब की तरफ से जो इनिशिएटिव लिया गया उसके बारे में भी कोई मतलब मनफियत पार्टी की तरफ से सामने नहीं आई। तो इसलिए जो भी अब नामों के लिए आपको पता है मैं जो प्रेसिडेंट साहब की मुलाकात तो इसलिए सरफेस पे आ जाती है कि वहाँ जाओ तो वो चीज़ चुपती नहीं है, कितने बजे दाखिल हुए कितने बजे निकले हर चीज़ सामने आ जाती है तो इसलिए वो मजबूरी होती है। लेकिन मैं इस सारी एक्टिविटी आपको पता ही है कि मुझे कितना शौक़ है मीडिया पे आने का और कितना नहीं है, तो इसलिए मैं इस सारी चीज़ को किसी प्रोजेक्शन पब्लिसिटी के एंगल से नहीं देख रहा, मैं मुल्क की मफाद के एंगल से देख रहा हूँ। और जो दूसरा आपका सवाल है कि जी इस सिलसिले में -1 फार्मूला -2 फार्मूला, इसके बारे में बेटे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आई एम वेरी क्लियर कि आप किसी को मनफी नहीं कर सकते। सियासत में मनफी करने का रास्ता सिर्फ अवाम के पास है, ये अख्तियार सिर्फ अवाम के पास है। माजी में जिनको मनफी करने की कोशिश की गई वो ज़्यादा प्लस होके आ गए। तो इसलिए और यही -1 का कोई फार्मूला मेरे जितनी मेरा इंटरेक्शन हुआ है उसके मैं बात ये समझता हूँ कि पीटीआई की जो मौजूदा लीडरशिप है जो कन्फ्रंटेशन में बिलीव नहीं करती और जो ये कहते हैं कि जो कन्फ्रंटेशन कराने वाले थे वो तो आज हमारे साथ हैं ही नहीं, वो चले गए हैं हमारे से। तो लिहाजा वो लोग जो मौजूद हैं वो आपस में एक दूसरे से सिंसियरली वो ये चाहते हैं कि हम एक पॉलिटिकल प्रोसेस में हमें एक जिसे एनेबलिंग एटमॉस्फेयर मिले। और जहाँ तक सवाल है -1 का फार्मूला, मैं नहीं समझता कि उनके 1 से लेके नीचे तक कोई भी ऐसे किसी फार्मूले के लिए
तैयार होगा। इसके लिए मुझे नहीं लगता कि उनकी लीडरशिप में कोई गुंजाइश मौजूद है, बल्कि किसी पार्टी की लीडरशिप में भी मौजूद नहीं होती। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। और मैं लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, ये असद उमर साहब तो अभी बेल पर बाहर आ गए, बट सर एक और पर्टिनेंट क्वेश्चन और बड़ा शॉर्ट क्वेश्चन और एक्सपेक्टिंग द शॉर्ट आंसर टू द पॉइंट। आखिरी सवाल, इस्टेब्लिशमेंट के साथ आप राब्ते में हैं? आपको किसी ने कहा है कि आप ये मुलाकातें करें और कुछ मफाहमत लेकर आएँ, या ये आपका अपना इनिशिएटिव है? इस्टेब्लिशमेंट के साथ आपके राब्ते बहाल हैं? मेरा तो ये इनिशिएटिव जो है सबसे पहले मेरे ज़मीर और मेरे मुल्क की आवाज़ थी, इसलिए मैंने उठाया। और दूसरा जो इसका राब्ता था उसकी वजह पीटीआई की जो इस वक्त की क़यादत है या अमूमी क़यादत की मुस्बत सोच जो थी वो इसका ज़रिया बना। और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा कोई लाइसेंस नहीं होता किसी मुस्बत काम को करने का। और जहाँ तक मैं आपको बताऊँ, अगर आप मुस्बत सोच से और मुस्बत नीयत से किसी काम को आगे बढ़ाएंगे और आप लोग जैसे ताउन कर रहे हैं, मीडिया उसी तरह का ताउन करेगा, तो मुझे पूरा यकीन है कि इस्टेब्लिशमेंट से लेके कोई मुल्की इदारा जो है वो उसका मनफी मैसेज नहीं लेगा, मुस्बत ही लेगा। सर अभी राब्ते हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी से आपके? आपको बताते हैं हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे दानिश्वरों से लेके हमारा रेडी वाला तक जो है ना, वो ये समझता है कि इस मुल्क की सियासत जो है वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट करती है। और मैंने ये देखा है कि सियासतदानों ने सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल किया है सिर्फ इक़्तिदार में आने और निकलने के बाद उनके खिलाफ बोलने के लिए, जबकि इस्टेब्लिशमेंट का जो अपना रोल है वो उन्हें करने दें, उसको छोड़ दें बेचारी को। आप मुल्क की सोचें। मुझे आप ये बताएं कि अगर आज ये सारे सियासतदान इकट्ठे हो जाएं तो क्या कोई इन्हें रोकने आएगा? आज इस टाइम आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हुई तो किसने की? वज़ीर आज़म ने की। वो इस्टेब्लिशमेंट का था? नहीं, वो एक पॉलिटिकल पार्टी का था। और जो उस वक़्त की मौजूद जो लीडरशिप थी शायद वो तो चाहती भी ना हो, वो चाहती हो कि उन्हें कुछ एक्सटेंशन मिले, लेकिन नहीं दी तो किसी ने आके उनको पकड़ लिया। तो ये जो ओवर एक्सपोयर ऑफ पुअर इस्टेब्लिशमेंट है या उनके बारे में ज़्यादा हमने एक माहौल बना दिया, मेरी ये ख्वाहिश है कि इसको ज़रा डाउन लाया जाए, हम अपनी जिम्मेदारियां उठाने का फैसला करें। हम सर ऐसा मुमकिन नहीं है ना सर, माजरत के साथ हम माजी देखें, माजी करीब देखें, पुराना देखें, इस्टेब्लिशमेंट हर इनिशिएटिव में या हर इस किस्म में इस्टेब्लिशमेंट का ऑन बोर्ड होना बहुत ज़रूरी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके इस तमाम जो आपकी जो काविश हैं, इस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है कि नहीं है? माजी के अंदर जब भी कोई एफर्ट की है मुझे कभी कोई रुकावट बनता हुआ नज़र नहीं आया। और मैं जो हूँ, मैं सबको समझता हूँ, इस्टेब्लिशमेंट को भी समझता हूँ, आपकी उम्र के बराबर तजर्बा भी रखता हूँ, ठीक है ना जी। और उसकी बुनियाद के ऊपर मैं आपको भी ये बताऊँगा कि ये चीज़ें येस और नो वाली नहीं होती। सियासत जो होती है वो 2+2 का गेम नहीं है। इट्स ए गेम ऑफ ग्रे एरियाज, इट्स ए गेम ऑफ गुड इंटेंशंस, इट्स गेम ऑफ इमेजिनेशंस। ये हमने तो बिल्कुल सियासत को मैथमेटिक्स बनाने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ नॉट सो। Okay, fine. Thank you very much, sir. So nice of you, sir. Thank you very much, and for your kind words as well. मोहम्मद अली दुरानी साहब से गुफ्तगू कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि बहुत अच्छी बात है, एक इनिशिएटिव उन्होंने लिया है, लेकिन असल जिनसे झगड़ा है वो दो ही फरीक है, चाहे उसमें दीगर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कम या ज़्यादा देखा जाए तो वो इररेलिवेंट है। और हमें और आपको सबको पता है मामला क्या है। लेकिन अगर सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी जैसे माशाल्लाह एक एक्सपीरियंस सीनियर समझदार मुदब्बिर किस्म के इनिशिएटिव्स लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बेहतरी की उम्मीद होगी। और दुआएं भी यही हैं कि मुल्क में जो सियासी बुरान, जो सियासी चपकले, जो सियासी तनाव, उसका फौरी तौर पर खात्मा हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो और वाकई फ्री एंड फेयर हो। प्रोग्राम से नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।